हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग पर्यावरण भूगोल देख रहे हैं जो आपके यूजीसी नेट परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पूरा वही सिलेबस है आपके सामने। तो अब तक आपने 15 लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। तो 15 लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट जो है मैक्सिमम कंप्लीट कर दिया है। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि राष्ट्रीय कार्यक्रम और नीतियाँ, कानूनी प्रावधान और पर्यावरणीय नीति। ठीक, तो ये पूरा आपका जो राष्ट्रीय स्तर पे कार्यक्रम है ये सभी हैं। ठीक, यानी कि भारत में जो पर्यावरणीय नीतियाँ या कानून है उससे संबंधित यहाँ पे हम लोग विस्तृत परिचर्चा करेंगे। और अब तक की जितनी कानून बने, जितनी नीतियाँ बनी, सभी का डिस्कशन इसमें होगा। ठीक, तो यदि इस चैनल पे आप नए व्यूअर हैं, पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आपको अपने आप मिल जाया करे। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। और एक महत्वपूर्ण बात आपसे ये करनी है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि जो लाइव क्लासेज चल रही है 9:30 पे, ठीक, शाम को ये क्लासेज होती हैं। तो कई लोगों की क्वेरी है कि ये टाइमिंग जो है इसको चेंज किया जाए। तो कमेंट में आप लोग बताइए कि किस टाइमिंग, कौन सी टाइमिंग आप लोग चाह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम काफ़ी लोगों के पास चूँकि लॉकडाउन की वजह से काफ़ी इंटरनेट यूज कर ले रहे हैं, तो इस वजह से शाम तक कई लोगों की समस्या ये है कि नेट नहीं बच पाता है। ठीक, और इस टाइम में काफ़ी लोग बिजी भी ज़्यादा रहते हैं अन्य कार्यों में, तो इस वजह से जो भी आप लोगों को एक सूटेबल टाइम पड़े उसको आप अपने अकॉर्डिंग जो है कमेंट में बताइएगा। तो हम उसी के अकॉर्डिंग, या तो आप देखिए कि एक मॉर्निंग शिफ्ट में रख लीजिए या इवनिंग शिफ्ट में, यानी कि जो हमारे पास टाइम है हम आपको बता दे रहे हैं 5 से 8 के बीच में आप डिसाइड कर सकते हैं इवनिंग में। और मॉर्निंग में आप जो है ये मान के चलिए कि 12 के आसपास, ठीक, 10 से लेके 12 के बीच। तो जैसा भी हो आप कमेंट में बताइएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है जो पर्यावरण संरक्षण के से संबंधित भारत में जो कानून और नीतियाँ बनाई गई हैं उस संदर्भ में है। भारत में पर्यावरण संरक्षण का इतिहास बहुत ही पुराना है। यदि हम गौर करें हड़प्पा संस्कृति की, तो पर्यावरण से भी वो ओतप्रोत थी। वैदिक संस्कृति की बात करें तो वहाँ भी पर्यावरण संरक्षण के कई उदाहरण हम सभी को मिलते हैं। भारतीय मनीषियों ने समूची प्रकृति ही क्या, सभी प्राकृतिक शक्तियों को देवताओं के स्वरूप मान लिया है। जैसे आज भी हमारे हिंदू धर्म की जो परंपरा है या जो सनातन धर्म कह लें, तो भारत की जो संस्कृति है, वैदिक जो परंपरा रही है, उसमें जो वृक्ष हो गए आदि को देवी देवताओं या उसको ईश्वर से जोड़ के रखा जाता था ताकि पर्यावरण संरक्षण में लोगों की और आस्था बढ़े। आज भी आप देखते हैं कि आम के वृक्ष या नीम के वृक्ष लोग काटते नहीं हैं। ठीक, तो इस तरह से चीज़ों को एक दूसरे से जोड़ दिया जाता है। पीपल के वृक्ष नहीं काटते हैं। अब देखिए उसको साइंटिफिक वे में आप जाएंगे तो साइंटिफिक वे में भी आपको बहुत अच्छा ये मिलेगा कि जैसे वो CO2 और ऑक्सीजन से संबंधित, यानी पर्यावरण के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। आपका नीम हो गया, आम हो गया, पीपल हो गया। ठीक, तो इस तरह से जो हमारे ऋषि मुनि थे या मनीषी थे इसको एक दूसरे से कोरिलेट कर देते थे, जोड़ देते थे। जैसे ऊर्जा का जो स्रोत है सूर्य, उसको हम लोग देवता मानते हैं। ठीक, और सूर्य देव भव कह के पुकारा जाता है। भारतीय संस्कृति में जल को भी देवता माना जाता है। जैसे गंगा नदी को लोग जो है अपनी पवित्र संस्कृति से जोड़ के हिंदू धर्म में इनको माता का स्थान दिया जाता है या गंगा माँ। ठीक, तो इस तरह से सरिताओं को भी जीवनदायिनी कहा गया है। इसलिए प्राचीन संस्कृतियों, सरिताओं के किनारे, जो प्राचीन संस्कृतियाँ थी ये सरिताओं के किनारे या नदियों के किनारे ही उपजी या पनपी, विस्तृत हुई, क्योंकि इसमें ढेर सारी चीज़ें उनके यूजफुल या उनकी जो दैनिक जीवन है उसकी आवश्यकताओं के लिए वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाती थी। जैसे नील नदी की घाटी में मिस्र की सभ्यता पनपी। ठीक,
तो विभिन्न जो देखें कि सभ्यताएं रही हैं, मानवीय सभ्यताएं, ये ज़्यादातर नदी घाटियों में ही पनपी या वहीं पे फली फूली या उपजी। तो यूपीएससी में भी पूछा गया ये प्रश्न था कि जो सर्वाधिक सभ्यताएं हैं, मानवीय सभ्यताएं, ये नदी घाटियों में ही क्यों पनपी या फली फूली, या इनका विस्तार सर्वाधिक इन्हीं के आसपास क्यों पाया जाता है। ठीक, भारतीय संस्कृति में केला हो गया, पीपल हो गया, तुलसी हो गया, बरगद है, आम है आदि के पेड़ों की पूजा भी की जाती है। मध्यकालीन या मुगल कालीन भारत में आते हैं तो वहाँ भी आपको पर्यावरण से के प्रति लगाव देखने को मिलता है। तो ये हम लोग अभी इसका जनरल इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, क्योंकि इससे आप जब कभी इसको लिखेंगे तब आप इस तरह से इसका एक इंट्रोडक्शन बना सकते हैं। ठीक, हम बात कर रहे हैं कि मध्यकाल और मुगल काल में भी पर्यावरण के प्रति भारत में प्रेम बना रहा। अंग्रेज़ों ने भारत में अपने आर्थिक लाभ के कारण ही पर्यावरण को नष्ट करना चालू कर दिया था और विनाशकारी दोहन नीति के कारण पारिस्थितिकी असंतुलन भारतीय पर्यावरण ब्रिटिश काल में ही दिखने लगा था। स्वतंत्र भारत के लोगों में पश्चिमी जो प्रभाव थे या औद्योगिकरण या जनसंख्या विस्फोट के परिणाम या उनके अंदर जो जनसंख्या विस्फोट की वृद्धि की वजह से एक तृष्णा जागृत हो गई या लालच आ गया, और इन्हीं लालच का प्रभाव रहा है प्रदूषण के जन्म। और इन्हीं प्रदूषणों की वजह से हम सभी को अधिनियम या नीतियां बनानी पड़ी, कानून लाने पड़े। नहीं तो कानून की आवश्यकता क्यों? बस इसीलिए कि जो प्रदूषण या जो हमारी तृष्णा है, जो मनुष्यों की लालच है, इस पे एक लगाम लगाया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र भारत में पर्यावरणीय नीति और कानून का जो शुरुआत हुआ। ठीक, स्वतंत्र भारत में बात करें तो संविधान, भारतीय संविधान जिसे 1950 में यहाँ पे लागू हुआ, परंतु सीधे तौर पर पर्यावरण संरक्षण प्रावधानों से ये जुड़ा नहीं था। ठीक, जो आपका संविधान लागू हुआ तो डायरेक्ट ये आपका पर्यावरण से संबंधित नहीं था। स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ 1972 में। ठीक, यहीं पे आपका पर्यावरण दिवस मनाने के लिए 5 जून की तिथि भी घोषित की गई थी। और 1972 का जो स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ, इसमें क्या हुआ कि इस सम्मेलन से भारत सरकार का ध्यान जो है पर्यावरण संरक्षण की ओर खींचा, और सरकार ने क्या किया कि 1976 में संविधान में संशोधन किया। संशोधन करके 2 आर्टिकल जोड़े, यानी अनुच्छेद जोड़े। कौन कौन से? 48A और 51 का ए जीव। ठीक, जो आपका मूल कर्तव्य है, और 48 वाला जो आपका राज्य का नीति निर्देशक तत्व है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी कि 48A की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि राज्य को निर्देश किया जाता है कि वह पर्यावरण की सुरक्षा और उसमें सुधार सुनिश्चित करे तथा देश के वनों तथा वन्य जीवन की रक्षा करे। ठीक, 51 में क्या था कि ये मूल कर्तव्य हमारे, हम सभी का, या जो भारत के नागरिक हैं सभी का ये मूल कर्तव्य है कि प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करें, उसका संवर्धन करें और सभी जीवधारियों के प्रति दयालु रहें। ठीक, स्वतंत्रता के बाद बढ़ते औद्योगिकरण, शहरीकरण, जनसंख्या वृद्धि से पर्यावरण की गुणवत्ता में निरंतर कमी आती गई। पर्यावरण की गुणवत्ता की इसी कमी में पर्यावरण प्रभावी नियंत्रण और प्रदूषण के परिप्रेक्ष्य में सरकार ने समय समय पर अनेक कानून और नियमों को आरोपित लाए, और इसमें अधिकांश का मुख्य आधार प्रदूषण नियंत्रण और निवारण ही था। ठीक, अब इन पर्यावरणीय कानूनों की बात करें तो यदि सबसे पहले जो वन नीति भारत में लागू हुई थी, स्वतंत्रता से पहले की बात करें तो ये आपका 1894 में वन नीति आई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद जो वन नीति लागू हुई 1952 में। ठीक, कब? 1952 में लागू हुई, और उसके बाद इसमें संशोधन हुआ 1988 में। ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद जो वन नीति आई 1952 में, और उससे पहले कब था? 1894 में। ठीक, 1952 के बाद इसमें संशोधन हुआ 1988 में। इसको आप ध्यान रखिएगा, कई परीक्षाओं में ये पूछा था, इसलिए हम इसको बताना जरूरी समझें। जल प्रदूषण
से संबंधित जो कानून है, ठीक, ये आपका जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम हमने आपसे चर्चा किया था 1974 का। रिवर बोर्ड्स एक्ट 1956, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, देखिए यही आपका है, ठीक। जल उपकर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1977, ठीक। अगला है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। ध्यान रखिएगा, पर्यावरण से संबंधित जो अधिनियम है संरक्षण से संबंधित, ये आपका 1986 का है। उसके बाद वायु प्रदूषण के संबंधित कानूनों में फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इनफ्लेमेबल्स सबस्टा यानी कि वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981, और ये तो हो गया, ठीक। भूमि प्रदूषण से संबंधित जो कानून बनाए थे, तो इसमें आपका फैक्ट्रीज एक्ट 1948 है, इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है आपका 1951 का, इंसेक्टिसाइड एक्ट है 1968 का, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 का। वन तथा वन्यजीव से संबंधित जो कानून है, इसमें फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि वन संरक्षण अधिनियम, ठीक। तो वन संरक्षण अधिनियम ये आपका 1980 का है, ठीक। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का है, ठीक। क्रूरता पर रोक अधिनियम जो है 1960 का है। यहाँ पे ये जो 60 लिखा गया है, इसको इसमें थोड़ा सा ये आपका मिस टाइपिंग हो गया था। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1960 का है, और फॉरेस्ट 60 का नहीं बल्कि 1980 का है, ठीक, नीचे लिखा गया है यहाँ पे। और 1960 में क्या है, क्रूरता पर रोक अधिनियम कब है, 1960 है, इसको ध्यान रखिएगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम आपका 1986 है। शुरुआत में 72 था वो, ठीक, बाद में इसमें संशोधन किया गया था, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1995 हो गया, और जैव विविधता अधिनियम सन 2002, ठीक। कुछ और भी नाम है, उसको भी आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई। किसकी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग। पर्यावरण प्रभाव का मूल्यांकन 1987 में हुआ। राष्ट्रीय नदी नीति 1988 की है, ठीक। वायु प्रदूषण निवारण अधिनियम आपने देख लिया। मोटर वाहन अधिनियम 1988 है, उसमें अभी चेंजेज किया गया। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ठीक। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। राष्ट्रीय पर्यावरण वन नीति सन 2002 और 2004 में भी था, ठीक। पर्यावरण और वन मंत्रालय का भी गठन किया गया। पर्यावरण वन मंत्रालय का गठन आपका हुआ है 1985 में, ठीक। कब? 1985 में पर्यावरण और वन मंत्रालय का गठन हुआ है। गंगा कार्य योजना 1995 में चालू की गई है, ठीक। ग्रीन इंडिया मिशन ये आपका 2020 तक ही चलेगा, 10 वर्ष के लिए। तो आपने इतना देख लिया, आप सबका ऑलमोस्ट डिटेल करते हुए चलते हैं, जो आपकी परीक्षाओं को मद्देनज़र रखते हुए ये सभी बनाए गए हैं। जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम, जो ये अधिनियम है इसे 1974 में बनाया गया, फिर 77 में संशोधन हुआ। इसका जो उद्देश्य है ये क्या है, या इसकी शक्तियाँ क्या हैं, ठीक। शक्तियों की बात करें तो ये किसी भी औद्योगिक परिसर में प्रवेश का अधिकार रखता है। किसी भी जल में छोड़े जाने वाले तरल कचरे के नमूने लेने का भी अधिकार है। औद्योगिक इकाइयाँ तरल कचरा तथा सीवेज के तरीके के लिए बोर्ड से सहमति लें। बोर्ड किसी भी औद्योगिक इकाई को बंद करने के लिए कह सकता है। वह दोषी इकाई को पानी और बिजली आपूर्ति भी रोक सकता है। ये सभी आपका बोर्ड की शक्तियाँ हैं। अब आते हैं वायु प्रदूषण अधिनियमों के अंतर्गत 1981।
इस अधिनियम के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार दोनों को वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभावों का सामना करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई। इन शक्तियों में राज्य के किसी भी क्षेत्र को वायु प्रदूषित क्षेत्र घोषित करना, ठीक, प्रदूषण नियंत्रित क्षेत्रों में औद्योगिक क्रियाओं को रोकना, औद्योगिक इकाई स्थापित करने से पहले बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना, वायु प्रदूषकों के सैंपल इकट्ठा करना, अधिनियम में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन की जांच के लिए किसी भी औद्योगिक इकाई में प्रवेश कर जाना, ठीक। अधिनियम के प्रावधानों के उल्लंघन से होने वालों के विरुद्ध मुकदमा चलाने का भी अधिकार बोर्ड को है। प्रदूषित इकाइयों को बंद करने का भी अधिकार है, ठीक। आगे है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इसका जो मुख्य प्रावधान है, इसमें आपका संकटग्रस्त वन प्राणियों की सूची बनाना, उनके शिकार पर रोक लगाना, पौधों का संरक्षण करना, राष्ट्रीय चिड़ियाघर और अभयारण्यों में मूलभूत सुविधाओं को बनाए रखना, लुप्त होती प्रजातियों के संरक्षण देना, उनका अवैध व्यापार रोकना, चिड़ियाघरों या अभयारण्यों में वंश वृद्धि करना, वन्य जीव के लाभों की जानकारी का शिक्षा के माध्यम से प्रचार करना, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की गठन करना, ठीक। साथ ही साथ वन्य जीव परामर्श बोर्ड का गठन, उसके कार्य तथा उसका अधिकार सुनिश्चित करना। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को अधिक व्यवहारी और प्रभावी बनाने के लिए इसमें 1986, 1991 में संशोधन किए गए। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने के लिए वन्यजीव संरक्षण निदेशक तथा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता में इसके अन्य केंद्र भी स्थापित किए गए, ठीक। तो यानी कि यदि प्रश्न आपसे पूछे कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम या वन्यजीव संरक्षण वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब हुआ, तो आपका 1972 में, संशोधन 86 में और 91 में, ठीक। आइए आगे आ गया है कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम वन संरक्षण अधिनियम। आपने देखा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, इसमें बहुत बार कन्फ्यूजन होता है और कई लोग ये पूछ भी चुके हैं, ठीक। तो आपने देखा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था 1972 में, संशोधन 86 में और 91 में, ठीक। अब हम लोग इसमें देखेंगे वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम यानी कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ध्यान रखिएगा, फॉरेस्ट और इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एक्ट दोनों में अंतर है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, ठीक। इससे प्रावधान की बात करें तो वन संबंधी योजनाएं इस प्रकार हों ताकि वन संरक्षण को बढ़ावा मिले, कटाई को एक हद तक रोका जाना चाहिए, पशुओं के लिए चारागाहों को ध्यान रखना चाहिए, कुछ समय के लिए वनों की कटाई पर पूर्ण प्रतिबंध होना चाहिए, पहाड़ों, जल क्षेत्रों, ढलान वाले भूमियों आदि में वनों को पूरी तरह संरक्षित किया जाना चाहिए, ठीक। देश की स्वतंत्रता के बाद पहली जो वन नीति थी 1952 में घोषित की गई, लेकिन वनों के विकास पर कोई विशेष ध्यान नहीं था। 1970 के दौरान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के प्रति जागृत चेतना की वजह से वन संरक्षण पर भी बल मिला और वन संरक्षण अधिनियम 1980 इस दिशा में विशेष योगदान रहा। 1951 से 1980 के बीच वन भूमियों का अपरदन लगभग 1.5 लाख हेक्टेयर प्रति वर्ष था, जबकि इस अधिनियम के लागू होने के बाद अपरदन लगभग 55,000 हेक्टेयर रह गया। इस अधिनियम को अधिक प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए इसे वर्ष 1988 में संशोधित किया गया। ध्यान रखिएगा, वन संरक्षण अधिनियम 1980 को 88 में संशोधित किया गया। आगे है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। आपने 3 चीज़ें विशेष ध्यान रखिएगा, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट यानी कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, ठीक। और वन के बाद आपका वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1986, उसे भी 72 में बनाया गया और 86 में संशोधित किया गया, ठीक। आगे आइए इसमें जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के बारे में बात करें तो संयुक्त राष्ट्र का पहला मानव पर्यावरण सम्मेलन स्टॉकहोम में 5 जून 1972 को आयोजित कराया गया और इसी से
प्रभावित होकर भारत ने पर्यावरण के प्रति संरक्षण में ध्यान दिया और इसके बाद पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 पास किया गया। यह एक विशाल अधिनियम है जो पर्यावरण के समस्त विषयों पर विशेष ध्यान देता है। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य वातावरण में द्वितीयक रसायनों की अधिकता को नियंत्रित करना और पारितंत्र को प्रदूषण मुक्त बनाए रखने का प्रयत्न करना। इस अधिनियम में 26 धाराएं हैं, जिनमें 4 अध्याय को डिवाइड किया गया। ये हमने आपसे पूछा था प्रश्न। यह कानून पूरे देश में 19 नवंबर 1986 से लागू हुआ और अधिनियम की पृष्ठभूमि और उद्देश्यों के अंतर्गत शामिल बिंदुओं के आधार पर सारांश में अधिनियम के उद्देश्यों को भी लिखा गया, जिन उद्देश्यों में आपका पर्यावरण संरक्षण और सुधार करना, मानव पर्यावरण के स्टॉकहोम सम्मेलन के नियमों को क्रियान्वित करना, मानव प्राणियों जीवों पादपों को संकट से बचाना, सामान्य व्यापक विधि निर्मित करना, संरक्षण हेतु विद्यमान कानूनों के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण प्राधिकरण का गठन करना और उनके बीच समन्वय स्थापित करना। ठीक, अगला है राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति सन 2004 की नीति की बात करेंगे, आगे 2006 की भी नीति है। ठीक, 2004 की नीति में बात की गई कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का मुख्य उद्देश्य क्या रखा गया। तो यहाँ पे संकटग्रस्त पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण करना, पर्यावरणीय संसाधनों पर सभी प्रकार के गरीबों के समान अधिकार सुनिश्चित करना, संसाधनों का न्यायोचित उपयोग सुनिश्चित कराना ताकि वे वर्तमान के साथ भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकें, यानी कि सतत विकास की अवधारणा सुनिश्चित कराना, आर्थिक सामाजिक नीतियों के निर्माण में पर्यावरणीय संदर्भ को ध्यान रखना, संसाधन के प्रबंधन में खुलेपन, उत्तरदायित्व, भागीदारिता के मूल्यों को शामिल करना, उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति विभिन्न संस्थाओं द्वारा राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर विभिन्न तकनीकों को अपनाकर करने का प्रावधान किया गया। इनकी प्राप्ति के लिए सरकार, स्थानीय समुदाय तथा गैर सरकारी संगठनों की साथी भागीदारी भी सुनिश्चित की गई। राष्ट्रीय पर्यावरण नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए ड्राफ्ट नीति में कुछ मार्गदर्शक सिद्धांत भी निर्धारित किए गए। इन सिद्धांतों की बात करें तो इसमें आपका प्रत्येक मानव को एक स्वस्थ पर्यावरण का अधिकार है। सतत विकास का केंद्र बिंदु मानव है। विकास के अधिकार की प्राप्ति पर्यावरणीय ज़रूरतों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। प्रदूषणकर्ता को पर्यावरण हानि की क्षतिपूर्ति के नियम का पालन करना चाहिए। स्थानीय संस्थाओं को पर्यावरण संरक्षण के लिए शक्तिशाली बनाना चाहिए। ठीक, आगे है वन अधिकार अधिनियम सन 2006। यह क्या कहता है कि यह जंगलों में निवास करने वाले वनों पर अपनी आजीविका के लिए निर्भर जो एसटी पॉपुलेशन है उनके अधिकारों की रक्षा करता है और 4 प्रकार के अधिकार उन्हें प्रदान करता है कि जंगल में रहने वाले लोगों तथा जनजातियों को उनके द्वारा उपयोग की जा रही भूमि पर उनका अधिकार प्रदान करता है। ध्यान रखिएगा, वन अधिकार अधिनियम 2006 कहता है कि जो एसटीज़ हैं या आदिवासी हैं वो वनों में जहाँ पे अपने क्रियाकलापों को संचालित कर रहे हैं उस भूमि पर उनका अधिकार होगा। उन्हें पशु चराने, जल संसाधनों के प्रयोग पर भी अधिकार देता है। विस्थापन की स्थिति में उनकी पुनर्वस्थापना का भी प्रावधान करता है कि यदि इन वनों को काटा गया, विस्थापन किया गया तो जो आदिवासी इनका भी पुनर्विस्थापन करना पड़ेगा। जंगल प्रबंधन में स्थानीय भागीदारी सुनिश्चित करता है। ठीक, आगे हैं राष्ट्रीय पर्यावरण नीति सन 2006। अभी तक आपका यही चल रहा है। इसका पीडीएफ जो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे यदि आपको चाहिए। ठीक, राष्ट्रीय पर्यावरण नीति का। ठीक, चलिए इसके बारे में देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यावरण नीति वर्तमान नीतियों, उदाहरण के लिए राष्ट्रीय वन नीति 2000, राष्ट्रीय वन नीति आपका या राष्ट्रीय पर्यावरण नीति। ठीक, वन संरक्षण अधिकार अधिनियम। ठीक, तो राष्ट्रीय वन नीति 1988, राष्ट्रीय
रणनीति तथा पर्यावरण विकास पर नीतिगत वक्तव्य 1992 तथा प्रदूषण निवारण और नीतिगत वक्तव्य 1992, राष्ट्रीय कृषि नीति 2000, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति सन 2000, राष्ट्रीय जल नीति 2002। इन सभी का एकीकरण सम्मिलित रूप ही आपका 2006 की राष्ट्रीय पर्यावरण नीति है। नियामकीय सुधार पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रम एवं परियोजना केंद्र, राज्य व स्थानीय सरकार द्वारा कानूनों के पुनर्वलोकन एवं उनके कार्यान्वयन में इनकी भूमिका का मार्गदर्शन करेगी। ठीक, इस नीति का मुख्य विषय वस्तु क्या है कि पर्यावरणीय संसाधनों का संरक्षण सबके कल्याण एवं आजीविका सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक है। अतः संरक्षण का सबसे मुख्य आधार यह होना चाहिए कि किसी संसाधन पर निर्भर रहने वाले लोगों को संसाधन के निम्नीकरण के बजाय उनके संरक्षण के द्वारा आजीविका के बेहतर अवसर प्राप्त हो सकें। और यह नीति यह कहती है कि विभिन्न सहभागी जैसे सरकारी अभिकरण, स्थानीय समुदाय, एकेडमिक या वैज्ञानिक संस्थान, निवेश समुदाय, अंतर्राष्ट्रीय विकास सहयोगी के द्वारा उनसे संबद्ध संसाधनों का उपयोग और पर्यावरण प्रबंधन के लिए सशक्तिकरण हेतु उनकी भागीदारी को भी प्रोत्साहित करती है। ठीक, तो ये पूरा आपने देखा कि पर्यावरणीय नीतियाँ क्या हैं, कानून क्या है, राष्ट्रीय नीतियाँ क्या है, पर्यावरणीय नीति क्या है। ठीक, ये सभी आपने देख लिया। अब आगे का जो टॉपिक होगा उसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो समझौते और नीतियाँ हैं, कानून है, उसको देखेंगे। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। उम्मीद है आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। तो आप कमेंट करिए, कमेंट में अपने सजेशन ज़रूर दीजिएगा। ठीक, धन्यवाद।